बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, इस वक्त जो है मौसम बहुत तेज़ी से पलटा खा रहा है और आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से हीट वेव के खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। याद रखिए कि इस साल जो पेशगोई की गई है, जो मौसमियात पर नज़र रखते हैं उनकी जानिब से, कि इस वक्त सुपर लानीना आने का यहाँ पर खदशा है। और सुपर लानीना की सूरत में आपको पता है कि सुपर एलिनो जो है वो बेसिकली हीट वेव की जगह कहा यह जा रहा है कि वो हीट जो बर्स्ट है वो होगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट तो आपने सुना हुआ है। तो शदीद किस्म की जो हीट वेव है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो हो सकती है। इसमें होता ही है कि जो मौसम की जो हमारी रफ्तार है ज़मीन के घूमने की, उस पर भी कुछ डिपेंडेंस होती है। लेकिन जो पानी है समंदर का वो स्लो हो जाता है और उसकी वजह से जो नीचे जो ठंडा पानी है उसके ऊपर आने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से शदीद गर्मी पड़ती है और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 1907 के बाद ये वो पहला साल होगा जब बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मौसमियात ने अलर्ट्स जो हैं वो सिंध के हवाले से जारी किए हैं कि हीट वेव जो है वहाँ पर होगी और शदीद होगी। तो इसलिए आप सब ने जो सिंध के बासी हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा अगर ज़रूरत के कामों से घर से बाहर निकलें तो एक गीला टावल, एक गीला रुमाल अपने साथ ज़रूर रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बिल्कुल, और आपने मायूस नहीं होना। मौसम जो है वो सख्त है सभी पर, लेकिन ये गुजर जाएगा। और इसके साथ साथ बस आपने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है। हैदराबाद की आप बात करें, हैदराबाद चूँकि सिंध में है तो उससे याद आ गया कि PSL में कमाल कर दिखाया है हैदराबाद किंग्समैन। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एक जानिब हमें दिखाई दे रहा है मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री थी वो ऊपर की जानिब थी जब PSL शुरू हुआ, और उसके बाद से वो हिचकोले खा रहे हैं। लेकिन जो किंग्समैन है उनकी एक बार जो पीक आई है उसके बाद वो वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी देखना है कि जो अगला एलिमिनेटर होने वाला है इस्लामाबाद के साथ उसमें क्या परफॉर्मेंस होती है। लेकिन ये जो अभी पहला एलिमिनेटर था इसमें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। खासकर अगर हम बात करें जो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सारा मैच संभाला है अपने कंधों पर, 64 रन बनाए हैं, मास सदाकत और उस्मान खान। इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि बाकियों की बारी नहीं आई। जब से वैसे मैक्सवेल ने ज्वाइन किया ना, हैदराबाद नहीं पकड़ी जा रही, मतलब वो उसमें एक नई जान पड़ गई है और सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस ये टीम हमें दे रही है। हम देखते हैं कि क्या ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। एक और चीज कि हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है 4 खिलाड़ियों ने खेला है, दोनों डबल डिजिट में है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो टीम थी वो 5 बैट्समैन थे ऐसे जो सिंगल डिजिट में ही रहे। ये बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आगे बढ़कर बात करते हैं। अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिनों की खामोशी के बाद ईरान को नई धमकी दी है और हाथों में गन, आंखों पर काला चश्मा, पीछे चलते बम। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मस में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी खलाबाजों से मुलाकात भी की है और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रूसी सदर भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार बनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा है कि बेहतर है ईरान जल्द अज जल्द होश के नाखून ले। उन्होंने कहा ईरान नहीं जानता जौहरी मुआहिदा कैसे करना है, ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर पा रहा, ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा खतीबज़ादा का ये कहना है कि जो मौजूदा बहरान है उसका हल जंग नहीं है, सफारतकारी है। ईरान कई हफ्तों से जंग के खात्मे के लिए बराबर शराइत पर मुज़ाकरात की तजावीज़ पेश कर रहा है। सफारतकारी के अलावा तमाम मुतबादल गैर मौसर हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर जारी है। सीज़ फायर के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए। 11 अप्रैल को दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला और पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की। दुआ गो है जंग जल्द ख़त्म हो और अमन कायम हो। मज़ीद कहा कि खाम तेल की कीमतें फिर आसमान से बातें कर रही हैं। आलमी मंडी में बढ़ती जो कीमतें हैं उसकी वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। जुम्मे को तेल की जो कीमतों का तयन जो है वो किया जाना है और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल की नई कीमत 400 रुपए से तजावुज़ कर सकती है। ये सारी सिचुएशन है जी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आलमी मंडी की बात करें तो तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही हैं। जंग के दौरान भी इतनी बुलंद कीमतें नहीं हो सकी थी जितनी जंगबंदी के दौरान हो गई हैं कि एक नई सिचुएशन खड़ी हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की बात करें 6.77% इजाफे से $118 फी बैरल हो गई है। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राणा साहब, सीनियर तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, शहर इक़्तिदार की मौसम की सुनाएं। बस मौसम तो अब गर्म हो चुका है, बारिश आ गई, थोड़े से बादल आ गए, ठीक है। वैसे भी दुनिया पे भी बादल ही मंडला रहे हैं हर तरफ। जो आपने अभी सारी सुनाई है वो ठीक ठाक किस्म के गहरे बादल नजर आ रहे हैं, और हमारे खित्ते में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा आमिर साहब, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल पा रहा है? और बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कि किसी एक फरीक को ब्लेम करते हैं, कोई दूसरे फरीक को ब्लेम कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, दोनों फ्रीकैन असाबी जंग लड़ रहे हैं, और जो ईरानी स्पीकर ने कहा है, हमारे यहाँ चल भी रहा है स्क्रीन पे, तो आप ये देखें कि वो अपने यहाँ भी तलकीन कर रहे हैं कि हमें सब्र और यकजहती के साथ जवाब देना है। अमेरिका तकसीम चाहता है, और अमेरिका ने तो कोई ढकी छुपी बात नहीं की, वो तो ओपनली बात कह रहे हैं कि हम तो ईरान को खराब करना चाहते हैं, रिजीम चेंज करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं रिजीम चेंज होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि वहां बगावत हो, और उसके लिए वो पहले भी पैसे दे चुके। उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने तो कुर्दों को असला दिया था कि जो ईरान में पहुंचाना था, जो नहीं पहुंचाया जा सका। और अब जो बात अभी हिना ने कही कि आलमी मंडी में तेल की कीमत, आप देखें जंग में भी जो कुछ नहीं हुआ, अब अमेरिका को समझ आ गई है कि जब इनको हमने बहरी बंदरगाहों से सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो ये फंस गए हैं, क्योंकि वो दुनिया भी फंसी हुई है। अच्छा, अमेरिका को ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है कीमतों में उनके लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जितने गल्फ ममालिक बरामदात कर रहे हैं तेल और तेल की मसनूआत को, वो सारे फंस गए हुए हैं खित्ते के अंदर। चाइना के ऊपर प्रेशर बहुत है, और रूस को बहुत फायदा हुआ है इस सेंस में कि यूक्रेन की जंग से सारों की तवज्जो हट गई है। यूरोप फंसा हुआ है पूरे का पूरा, यूक्रेन की जंग के असरात पूरे यूरोप पे मौजूद हैं, और अब इस नई जंग ने उनको एक और मुश्किल में धकेल दिया है। तो अमेरिका एंजॉय कर रहा है, तड़ियां भी लगाता है। पहले उसने कहा ये हमारे साथ नेटो चल नहीं रहा, अभी वो कह रहे हैं हम जर्मनी से भी अपनी फौजें कम करेंगे। वो प्रेशर कर रहा है, और उनका ख्याल ये है कि जाहिर है कि उन्हें अपने लोगों के लिए ये बात करनी है कि सदर ट्रंप अपना मिड टर्म इलेक्शन किसी भी तरह लूज ना करें। तो उन्हें ये समझ आ रहा है कि नाकाबंदी करके शायद उनको ज्यादा फायदा और ईरान टेंशन में आ जाए। दूसरी तरफ जो वहां पासदारान इनकलाब है, आप वो देखें, वो अपने इनकलाब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं। पहले तो थी ना कि वो अपनी प्रॉक्सियां बना रहे थे, अब ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मर्जी नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने एक बेहतरीन कोशिश की, अमेरिका और ईरान को बिठाया, फील्ड मार्शल 3 दिन वार जोन में रह के आए। ये थोड़ा सा मामला फहमी ईरान की तरफ से होनी चाहिए थी, और इस मामले को लपेट लेना चाहिए था कि एक जंगबंदी का सिस्टम बाकायदा बन जाता, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती, और अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात करते रहते, जो टाइम लगना था। लेकिन अब अमेरिका को यह समझ आ रही है कि शायद ईरान टेंशन में आ गया हुआ है कि रोजाना का कैश फ्लो उनका खराब हो रहा है, उनके तेल के कुओं में मसाइल आएंगे जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो कितना वो ज़खायर करेंगे अपने पास, या वो अपनी रिफाइनरियां तबाह कराएंगे। तो वो बगैर हमला किए, क्योंकि हमला ना वो कर सकते हैं ना अब ये कितने मिसाइल मारेंगे। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ 2 दिन से कि फिर तंग आमद बेजंग आमद के तौर पे अगर ज्यादा ईरान टेंशन में आया तो ऐन मुमकिन है कि वो खित्ते में जो जहाज मौजूद हैं, बहरी जहाज, उनके ऊपर अटैक ना कर दें, क्योंकि वो भी नहीं देखेगा फिर क्या है, गल्फ के अंदर देखेगा कि अगर मैं फंस रहा हूं तो मैं भी किसी को ना छोड़ूं। वैसे और यही वो आग होगी। जेरल्ड फोर्ड के बारे में कह रहे हैं कि अब वो भी मशरक़ वस्ता से निकाला जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि इब्राहिम लिंकन जो है वो रेडार से गायब है, और उसकी मुरम्मत के हवाले से कहा जा रहा था। तो 2 बेड़े तो वो पहले से ही निकालने की बात कर रहे हैं। मामला ये नहीं है कि हम कोई ईरान को डराने की बात कर रहे हैं, मामला देखने का ये है कि ईरान की अपनी सकत कितनी है, और अमेरिका के पास तो बहुत पावर है उस सेंस में। तो जब बातचीत के जरिए रास्ता बनने की कोशिश हो रही है, और बहुत ज्यादा करीब भी थे, तो उसको मान लेना चाहिए था। जिद और अना दोनों तरफ है, क्योंकि इनको ईरान के अंदर जो क़यादत मौजूद है उनके लिए ये है कि हम लोगों को इनकलाब बेचें कि देखें हम खड़े हुए हैं और हम हारे नहीं। बिल्कुल मिथ और माइट तो अमेरिका की टूट गई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका की दौलत तो खत्म नहीं हुई, अमेरिका का जो प्रेशर है वो तो नहीं खत्म हुआ। और ईरान के अंदर एक प्रेशर अगर ये जो जारी रहती है, जिस तरीके से ब्लॉकेड का भी आपने बात की कि 4 माह तक भी अगर जारी रहती है, तो ये तो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं है। जिस तरह आपने खुद ही मिड टर्म इलेक्शंस का जिक्र किया, तो खासा नुकसान तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उठाना पड़ेगा फिर इसका। उनको कोई एक ड्रामा अपना इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होगा,
और वो अगर ईरान फंस जाता है उसके अंदर, क्योंकि देखे ना इशू ये है कि 4 महीने अमेरिका, तो 4 महीने के बाद की बात है ईरान के साथ क्या होगा और दुनिया के साथ क्या होगा। दुनिया भी तो परेशान है ना, आप और हम किस परेशानी में बैठे हैं कि कितना रेट बढ़ जाएगा, कल जो बढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने कल बात कही, अब जुमे को जो रेट नया देना है तो वो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा। हम सब अपनी अपनी भी तो बात कर रहे हैं ना, हमने ईरान की परवाह की, हमने बात की कि खित्ते में आग ना लगे, लेकिन हमें अपना पाकिस्तान भी तो देखना है कि यहाँ पे लोग किस तरह चल सकेंगे। इस जंग के नताइज तो सबके ऊपर आ रहे हैं ना, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। पहला तो मरहला यूएई ने किया, वो तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हो गया, हम उसके साथ खड़े थे, तो वो तो एक हमारा पैक्ट है। अगर ईरान ने गलती की अब गल्फ में आग फैलाने की, गुस्से में आके कोई भी ऐसी बात हुई, तो फिर तो बहुत मसाइल हो जाएंगे ना सारी तरफ। अब यही वो बात है कि जल्द अज जल्द बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप मिन्नत करने चले जाएंगे, नहीं अल्लाह का वास्ता कि ये सुन लो वो सुन लो। होती तो डिग्निटी के साथ ही बात है ना हम ईरान को नीचे झुकाना चाह रहे थे कि इज्जत के साथ एक मुआहिदा और यही अमेरिका के साथ हो। अब अमेरिकी सदर की गुफ्तगू का अंदाज जो है वो तो किसी के साथ भी ढका छुपा नहीं है, तो वो नहीं बदलेंगे। तो जब पाकिस्तान की मीडिएशन में एक रास्ता बन रहा था, तो उस रास्ते को चुनने में ईरान के लिए ज्यादा आसानी थी, उन्हें सोचना चाहिए। देखें चाइना का बन रहा था, क्या आगे हम मजीद कोशिशें नहीं करेंगे, क्या अभी हम मजीद कोशिशें नहीं कर रहे कि एक बार दोबारा से दोनों को ले आए मुज़ाकरात की मेज पर और वापस इस्लामाबाद में बिठाएं? देखें अब ईरान ने फैसला करना है कि वो, अब सदर ट्रंप ने कहा है ना कि हमें कॉल कर दें, अब हम सफर नहीं करेंगे, तो क्या फैसला करेंगे आप। आपने पहले न्यूक्लियर के ऊपर एक डील की बात मान ली थी, अब आप इनकारी हैं, तो फिर कब तक इनकार करेंगे। कोई तो रास्ता बनेगा ना, कि वो कह रहे हैं कि हमारी ये रेड लाइन है, ओके, या तो फिर आप जवाब दे लें उसको। इसराइल को नुकसान इतना हो जाता कि वो वैसे ही गायब हो जाते। अब मसला यही है कि सारे फंस गए हैं। बातचीत के बगैर किसी भी मसले, चाहे वो जंग की तबाही के बाद हो, जंग के दौरान हो, ये बात समझने की है ईरान की अपनी, कि वो कब तक अपने लोगों को मुश्किल में डालेगा। पाकिस्तान तो जो मदद कर सकता था, मैंने कहा है कर सकता था, बातचीत थी और है। हम अब भी रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन फैसला तो ईरान की क़यादत ने करना है कि वो क्या कर सकते हैं। आमिर साहब ये, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर ईरान मान गया था तो फिर इतना वहवेला करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ऐसा मच गया है तो फिर ईरान को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि इस बार जो मुआहिदा होगा वो उस पर अमल दरामद भी होगा। नहीं देखें, जब पाकिस्तान जो गुफ्तगू कर रहा था, और आज भी वो मौजूद है, कि उसके अंदर सऊदी अरब मौजूद था, उसमें मिस्र और तुर्की बराह रास्त मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ, बीजिंग के साथ मुशावरत के बाद बात कर रहा था, कोई चीज ऐसी नहीं थी। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज ना कीजिएगा कि 15 को अगर ट्रंप वहां जा रहे हैं चाइना, तो चाइना अमेरिका से भी तेल खरीद लेगा। उसे अपने मुल्क का मफाद खित्ते के साथ अजीज है, उन्होंने अपनी इकानमी को तबाह नहीं करना। उनके पास ज़खायर भी मौजूद है, रोके हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो ईरान की सबसे ज्यादा तेल की जो खरीदारी कर रहा था वो चाइना कर रहा था। अब वो कैश फ्लो का मसला वहां पे आना है, वहां पे पहले ही मसाइल मौजूद हैं। आप जमीन के दूसरे रास्तों से वो मुतबादिल उस तरह नहीं कर सकते जो आपका यहाँ से तेल बिकना था, जो ईरान सेल कर रहा था, बदले में वो पैसा भी ले रहा था और हथियार और हथियारों की तैयारी के लिए मटेरियल भी ले रहा था। अब तो वो सारा रोक दिया उन्होंने। तो ये चीजें हैं समझने की। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अपने आप को बचाना चाहिए, या तो आप इतने मजबूत होते कि फिर सारी दुनिया आपके नीचे लग जाती। अब आपने पहले डराया आबना हुर्मुज को, अब आबना हुर्मुज आपके लिए डरावना ख्वाब बन रहा है, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो है, लेकिन खुद ईरान फंस गया ब्लॉकेट के साथ। और सदर ट्रंप को ये समझ आ रही है कि इसके साथ वो ईरान को ज्यादा अच्छी तरह तंग कर सकते हैं। ऑयल की कीमत जंग में उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब आ चुकी है। आपको पता ही है कि जंग के दौरान इतनी ज्यादा रेट नहीं हुए थे जितने इस ब्लॉकेट से हुए हैं। तो ये सबको परेशान कर रही है बात। तो आमिर साहब, परेशानी तो हमारे लिए भी बन गई है, जिस तरह से भी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने भी, कि अब बढ़ती जो कीमतें है उसके बाद सूरत हाल गैर मामूली है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जुम्मे को तयन होना है कीमतों का, खदशा तो ये है कि फी लीटर कीमत 400 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। इसकी मेजर रीज़न IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा है वो है, हमारा प्रोग्राम है, या फिर ये जो आलमी मंडी की तेल की कीमतें, या फिर ये दोनों फैक्टर मिलकर असरअंदाज होंगे इन प्राइसेस पे? दोनों मिलके होंगे। पिछली दफा IMF वाली ड्यूटी बढ़ाई,
और अब 435 रुपए की प्रोजेक्शन आ रही थी कल शाम तक की कि हमारे यहाँ 435 रुपए लीटर पेट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब बात यह है कि ये जो 24 घंटे अभी मौजूद है हमारे पास, तो आपको IMF के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है कि आप उन्हें बताएं कि बाबुओं के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर साहब आप ना पड़े, कि इन्होंने तो पहले भी कह दिया था जंग के असरात से इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो IMF चला गया जो गुफ्तगू के लिए आए हुए थे। तो अब तो आपको हंगामी तौर पे बताना चाहिए कि आप पेट्रोलियम लेवी में हमें रियायत दें, क्योंकि आप इसी तरीके से बढ़ती हुई कीमत को रोक सकते हैं। खुद गवर्नमेंट सब्सिडी तो नहीं दे सकती, पैसे नहीं है, लेकिन उसका हल तो मौजूद है ना, जो दुनिया करती है कि फिर अब आप उनको बताएं कि हम कहां से कितना निचोड़ेंगे गरीब आदमी को। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आप और बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे भी फसादात शुरू हो जाएंगे ना। अल्लाह ना करे कि वो बात हो, तो गवर्नमेंट को IMF के साथ बात करनी चाहिए जाके कि जनाब आप हमें पेट्रोलियम लेवी में गुंजाइश दें, हमें जब तक ये जंग के असरात मौजूद हैं इस प्रोग्राम को भी जारी रखें, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो 8 मई को हमारी मीटिंग है, अब उसके बाद उससे पहले 2 दफा प्राइस का आएगा, यानी 2 जुमे आ जाएंगे, तो हम क्या वो कीमत पास ऑन करेंगे? नहीं, हमें IMF से बात करने के रियायत लेनी चाहिए लेवी को डाउन करने की, तभी आप कीमत को जो अब्जॉर्ब हो सकती है, जो एक हफ्ता भी लोगों ने की है, इसको इससे आगे गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगी। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि आमिर साहब बता रहे हैं कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का भी अंदेशा है, तो ईरान तो मुतासर हो रहा है। जो सबसे पहले ममालिक मुतासर होते हैं उसमें पाकिस्तान, भारत और उसके साथ साथ बांग्लादेश शामिल है, चाइना शामिल है, लेकिन ये एशिया तक महदूद नहीं रहेगा। इसके रिपल इफेक्ट जो हैं फिर उसके बाद यूरोप और अमेरिका तक भी जाते हैं, जो वो इस वक्त भी महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम अक़वाम आलम को सोचना होगा कि सब लोग इस जद में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होगी। वेलकम बैक। कुछ रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, बल्कि सच, कुर्बानी और बर्दाश्त उन्हें जिंदा रखते हैं। और अब ऐसी ही एक कहानी अपने सबसे कर्बनाक और हसास मोड़ पर है। जी हम बात कर रहे हैं मिसेस एंड मिस्टर शमीम की। ये ड्रामा अब अपनी कहानी के एक इंतहाई जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां हर फैसला, हर खामोशी रिश्ते की बुनियाद को हिला रही है। शमीम एक ऐसे सच के बोझ तले दबा हुआ है जिसे वो उमैना के सामने चाह कर भी नहीं ला पाता, और यही खामोशी उनके दरमियान एक नई उलझन पैदा कर रही है। लेकिन उसी के साथ एक ऐसा रिश्ता भी उभर रहा है जो रिवायती मोहब्बत से हटकर एहतराम और खुलूस पर मबनी है। आइए कुछ झलकियां देखते हैं। ये शादी ब्याह के मौके ही तो होते हैं दिलों को जोड़ने के लिए, या फिर मौत के। और हम क्या कह रहे हैं? पक रहे हैं। मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ और तुझे वजिया की पड़ी है। वजिया की शादी से क्या जरूरी बात है? मरना तो सबको है। वादा करें शर्मीन, आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में इसको बता देते हैं, देख ताकि वो अपना इंतजाम कर लेना कुछ। नहीं, खुदा का वास्ता। देखिए ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम। तो ये जानने के लिए देखते रहिए मिसेस एंड मिस्टर शमीम। हम हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कम उम्री की शादी एक रिवायत या एक मसला? क्या ये बचपन छीनने के मुतरादिफ है या मुआशरती दबाव का नतीजा है? आज इस इम्पॉर्टेंट इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे कानून की जो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत की एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पंजाब असम्बली ने कम उम्र की शादी की रोकथाम का जो बिल है उसे मंजूर करते हुए 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी आयद कर दी है। बिल के मतन के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। जबरी शादी की सूरत में मुतासरा बच्चे या बच्ची की हिफाजत फिर अदालत करेगी, जबकि कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म है। क्रिमिनल एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होगी और इस शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा। और बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को जो सजाएं हैं वो भी मुख्तस की गई हैं। डिटेल्ड डिस्कशन इस पर करते हैं। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं इस बिल को मंजूर करवाने के लिए। सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की, इसके साथ साथ मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली की। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड इट्स आल्सो अ गुड मॉर्निंग बिकॉज इट्स अ बिग डे इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये जो बिल चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 मंजूर हुआ, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन बिकॉज आई पर्सनली फील, जिस तरह आपने भी कहा, आई फील दैट ये इशू एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है, ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का इशू है। इट्स नॉट ओनली अ सोशल इशू,
एंड ये बहुत ज़रूरी था मंजूर करवाना, जो कि सालों से डेफर किया जा रहा है, पंजाब में पेंडिंग पड़ा हुआ था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज एंड सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, जिन्होंने ओनरशिप ली, और फिर स्पीकर पंजाब असेंबली जिन्होंने बड़ा क्रिटिकल रोल अदा किया, क्योंकि मेरे 3 घंटे की बहस के बाद ये बिल मंजूर हुआ है। काफी रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिफरेंट जो है वो इसके पीछे ओपिनियंस थे। एंड बेसिकली डेमोक्रेसी का हुस्न भी होता है कि आप पूरी डिबेट का मौका दें। सारा क्या तो वो स्पीकर साहब और रेजिस्टेंस किस बात की थी और किस तरह से जो है इसको रिसेंट किया जा रहा था? जी देखिए, ऑल्दो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि पंजाब में जो है वो अभी तक एज जो थी ना लड़कियों की वो 16 थी और लड़कों की एज 18 थी, ठीक है। जबकि पूरे दूसरे जो सूबे हैं जैसे सिंध हो गया, इस्लामाबाद है और जो वहाँ पे हमारा बलूचिस्तान, उधर ऑलरेडी 18 कर दी गई थी, पंजाब में 16 थी। तो इट इज नॉट सच अ बिग चेंज, लेकिन आई डोंट नो पीपल मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट एंड उन्होंने थोड़ी मुखालफत हमें मतलब उसका सामना करना पड़ा ऑपोजिशन का। तो जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस का व्यू था कि ये नहीं करना चाहिए बिल, ये इस्लाम के खिलाफ है, जबकि इट्स अ वेरी माइनर चेंज। हमने 16 से 18 कर दिया ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए जी पूरे मुल्क में, क्योंकि हमने दुआ ज़ारा केस देखा, वो बच्ची 16 साल की सिंध से भाग के इधर आई और फिर जो है उसने शादी कर ली। तो एक यूनिफॉर्म एज होना जरूरी है पूरे मुल्क में जी। ज़बरदस्त। अच्छा सारा, ये इसके पीछे जितनी एफर्ट्स आपकी हैं, जिस तरह से मैंने पहले कहा, वो वाकई काबिल तहसीन भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था अंडर कंसिडरेशन रहा बहुत लंबे अरसे तक ये, और उसके बाद फाइनली ये बिल पास हुआ। अब अगला मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको लगता है कि उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए कौन से इकदाम है? क्योंकि बिल्स ऑलरेडी, कानून हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मतलब 2 साल से भी ज़ायद से इस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं। बेसिकली पहले मैंने इसको एज ए प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो सबमिट किया था 2 साल पहले, जब ये हुकूमत आई थी, व्हेन आई बिकेम एन एमपी है। उसके बाद फिर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक इट अप देमसेल्व्स एंड देन इट टुक 2 years फॉर इट टू गेट अप्रूव्ड। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जरूरी है आगाही, सबसे जरूरी है जो लोकल हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज, उनके जो सरबराह होते हैं उनको कन्विंस करना। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब हम जाते हैं छोटे रूरल एरियाज में तो वहां से बड़ी जो है रेजिस्टेंस आती है। वो कहते हैं ये तालीम मत दें आप हमारे लड़कियों को, हमारे बड़ों को ये ना दें। तो वो ये चीज एक माइंडसेट है, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। लेकिन एज आई सेड कि अगर हम एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मूव करेंगे ना तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, और उनको जो फैमिलीज के सरबराह मर्द हैं स्पेशली मेल्स को तालीम देना कि ये क्यों गलत है, उनको समझाना, वो इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो हम उलेमा को ऑन बोर्ड, और पहले भी हमने डेलिब्रेशंस में उलेमा को ऑन बोर्ड लिया है। हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है UNFPA, उन्होंने काफी कंसल्टेशन सेशन जिस पे किए, ये ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया और फिर गवर्नमेंट के साथ सबमिट किया। तो वो उन्होंने भी उलेमा को और डिफरेंट फेथ लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया। अभी रूल्स ड्राफ्ट होने हैं, उसमें भी हम उनको लेंगे, तो वी कैन टेक देयर हेल्प आल्सो टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपने उलमा की बात की, नाकदीन कुछ जो ये कहते हैं इस बिल को लेकर जो कि मंजूर हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि इससे बेराहवी भी बढ़ती है, तो इसको एड्रेस कैसे किया गया है? जी देखिए ये मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि इस्लाम बहुत ज्यादा बिलीव करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, विमेन प्रोटेक्शन पे, विमेन हेल्थ पे प्रायोरिटी दी गई है। डिफरेंट आप कुरानी सूरह निसा ले लें, तो हम हर चीज वो करनी चाहिए जिससे एक बच्चे की जान महफूज रहे। मैंने देखा कि जब अर्ली चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, बच्चियों की कम उम्र में शादी, उनकी अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, उनके फिस्टुलाज नहीं डेवलप होते, इस पे पूरी रिसर्च की गई है, इस पे मुझे पूरी ब्रीफिंग मिली है। तो जब हमें ये चीज देखते हैं और उनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो जो ये है मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये हाई है। और फिर लॉस ऑफ एजुकेशन, हमने देखा कि ज्यादातर परसेंटेज है जिन खवातीन की अर्ली एज में, जिन बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जैसे कि 11 साल में, 12 साल में, वो अपनी एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर सकती, वो नहीं कर पाती, जल्दी से उनके बेबीज हो जाते हैं। तो एक तो वो तालीम ही नहीं मिलती उनको। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक खातून तालीम याफ्ता नहीं होगी, एक बच्ची तालीम याफ्ता नहीं होगी, तो वो अपने पैदा होने वाली बच्चे को किस तरह जो है अच्छे तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग कर सकती है। तो ये चीजें ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर, एंड इसके बेसिस पे
एंड इट्स नॉट सच अ बिग चेंज. हमने सिर्फ 16 से 18 किया ताकि यूनिफॉर्मिटी हो जाए. जी राइट. अच्छा सारा, जिस तरीके से भी चाइल्ड मैरिज का अगर हम रुझान देखें तो कौन से इलाके हैं ज़्यादा जहाँ पर ये पाया जाता है? ख़ासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो कि पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल पंजाब में बहुत केसेस रिपोर्ट होते हैं और स्पेशली जो आते हैं वो छोटे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से ये केसेस ज़्यादातर आते हैं, जहाँ पे जो है ये इवन ये वट्टा सट्टा होता है. फिर जो है अगर कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो तो एज अ रिजल्ट जो कह दिया जाता है कि जो है वो आपकी हमारी बेटी से आपकी शादी करी जाए, लाइक एज अ पनिशमेंट और सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो भी किया जाता है. तो आई मीन इस तरह जो है ना ये एक्सप्लॉयटेशन है ना ऑफ लिटिल गर्ल्स. तो आई मीन टू डिस्करेज दिस ये बिल हुआ है और इसमें सजाएं हैं फॉर निका रजिस्ट्रार, फॉर जो पेरेंट्स इसके खिलाफ करते हैं बच्चों को एक्सप्लॉइट इस तरह, और प्लस जो अगर कोई जो बड़ी एज का इसमें पार्टनर इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी सजा लगती है अकॉर्डिंग टू दिस बिल. जी बिल्कुल. सारा, आप मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, ये वो लोग हैं जो आशना हैं इन चीज़ों से कि किस तरह से ये हो रही हैं और इनके नुकसानात क्या हैं और इनका अजाला किस तरह से हो सकता है. लेकिन बहुत सी अवाम उनमें ये आगाही मौजूद नहीं है. तो ये जो तौलीदी तालीम है इसको देने के लिए, वो शऊर देने के लिए, ताकि आप जो कवानीन यहाँ पर बना रहे हैं उस पर अमल दरामद भी हो सके, कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बेसिकली ना मुझे भी यही, मैं अभी किसी से बात भी करी थी, पूरा हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है तालीम का फुकदान. तालीम बहुत कम है और स्पेशली जो हमारा गरीब तबका है, जो लोअर इनकम सेगमेंट है ना, उसमें तालीम, और वहीं पे ये चीजें नजर आती हैं. जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस है वो उसी सेगमेंट में नजर आ रही है ना, जहाँ तालीम ही नहीं है, उन पर शौक नहीं है. सो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल एंड उसके लिए लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना और उनको आगाही देना, फिर टीचर्स को, पेरेंट्स को, जिस तरह मैंने बताया इंटरफेथ लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना और उनको भी कहना, रिक्वेस्ट करना कि आप भी आगे, और फिर मदारिस पे भी हम मदारिस को भी जो है वो यूज कर सकते हैं ये तालीम देने के लिए कि पहले बच्चे की सेफ्टी को देखा जाए, ये डिसीजन लेने से पहले. इस तरह के इवन जिस तरह पॉपुलेशन का इशू है वो दैट्स आल्सो सिमिलर. सो आई मीन ये तालीम जो है ना दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स गोना टेक टाइम. लेकिन व्हाट वी कैन डू इज हम अवेयरनेस रेजिंग पे काम कर सकते हैं. और जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट स्टेक होल्डर, मीडिया के थ्रू, सबसे बड़ा तो प्लेटफॉर्म मीडिया है. आई मीन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको ये बात समझ आ रही है. और यही हमने एक छोटी सी काविश की कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं और इस पर मजीद रोशनी आप डालें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी हम ब्रेक पर जाएंगे. वेलकम बैक. चीन के शहर सानिया में होने वाली एशियन बीच गेम्स की बात करते हैं, जहां रेसलिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की. गो के फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन बेहतरीन रेसलिंग के मुजाहरे हुए. पाकिस्तान के जो रेसलर हैं इनाम बट और असदुल्ला एशियन बीच गेम्स में रेसलिंग के मुकाबलों में फाइनल तक पहुंचे और 80 किलोग्राम कैटेगरी में असदुल्ला ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को हराया, जबकि सेमीफाइनल में मेज़बान चीन के पहलवान को जेर करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. जबकि 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट ने ये एजाज हासिल किया है. दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. इनाम और असद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से हैं जी. आपका शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका. सबसे पहले तो असद हम आपसे जानना चाहते हैं, एक तो ये कि सिल्वर मेडल और क्वार्टर फाइनल में जिस तरीके से भारतीय हरीफ को शिकस्त दी, कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ख़ास तौर पे जो ये आपकी जो कारकर्दगी है इसको लेकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ये सब मेरे भाई बहन और जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने दुआएं की, उनका नतीजा है. और स्पेशली जो इनाम बट हमारे कोच हैं, इन्होंने जो हमें मेहनत करवाई, ये सब उसका नतीजा है. राइट. ये इनाम, ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी हमारा दोनों का तल्लक, और बल्कि पाकिस्तान की जो मुकम्मल टीम इस दफा सिलेक्ट हुई थी, पूरी की पूरी टीम का तल्लक गुजरांवाला से है. अच्छा, तो गुजरांवाला से ताल्लुक हो और आप जो है बीच के मुकाबलों पर हिस्सा लेना शुरू कर दें, साहिल समंदर के जो इलाके होते हैं उनके मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दें. कैसे मुमकिन है कि एक शख्स ऐसी जगह से जाए और बीच वाले मुकाबलों में हिस्सा ले और फिर उसमें भी बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाए? कैसे ट्रेनिंग की आप लोगों ने? जी बिल्कुल, आपको पता है जी गुजरांवाला पहलवानों का शहर है
और गुजरांवाला में एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग एकेडमी बनी हुई है और हमने वहां पर गुजरांवाला में मट्टी डंप की हुई है और स्पेशली हमने रेत जो है ना वहां पर डंप की हुई है ताकि हम अखाड़ा भी हमने वहां पर बीच का तैयार किया हुआ है ताकि हमें जो भी इंटरनेशनल मुकाबला आए उसकी हम तैयारी गुजरांवाला में ही रहकर अपने पहलवानों को करा सकें। तो बहुत जबरदस्त हमारा यहाँ पर तैयारी का सिलसिला रहा। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 5 माह का कैंप लगाया हुआ था जहाँ पे तमाम पहलवानों ने जोर आजमाई की और इस इवेंट की भरपूर तैयारी की और भरपूर तरीके से खेला और पाकिस्तान को मेडल दिलाए। ज़बरदस्त। अच्छा इनाम, वैसे हर इंटरनेशनल फोरम पर आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद कर चुके हैं। डेफिनेटली इंटरनेशनल जब आप जाते हैं, कोई मैच आप खेलते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा हालात डिफरेंट होते हैं यहाँ से, ख़ासतौर पर जब आपने एक खुद साख्ता बीच अपनी बनाई हुई अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े आपको? देखिए जी, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मोस्टली जो खिलाड़ियों को फेस करना पड़ते हैं, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है वो हम बच्चों को नहीं दे पाते क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ तैयारी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अदारे हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, फिर पाकिस्तान वापडा का मैं जिक्र करूंगा, पाकिस्तान आर्मी का, तो ये हमें सपोर्ट करते हैं और इनकी सपोर्ट के साथ ही हम इस काबिल होते हैं कि हम जाते हैं और पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको शिकस्त देते हैं। बिल्कुल असद, ऐसी स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ये इदारे भी जो एक्शन में दिखाई दें, आप नज़र आए कि आप लड़ रहे हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सपोर्ट काफ़ी है? जी बिल्कुल। देखें, जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं पाकिस्तान रेसलिंग की बात करता हूं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रेसलिंग ने इस वक्त मेडल जीते हैं। अभी रिसेंटली हमने एशियन गेम में मेडल जीते हैं, इससे पहले वर्ल्ड इस्लामिक का मुकाबला था, वहां पर मेडल जीता। इसके अलावा जो हमारी यूथ एशिया का मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान ने रेसलिंग में मेडल जीता। तो इस स्पोर्ट को अगर और ज्यादा किया जाए तो डेफिनेटली रेसलिंग में वो पोटेंशियल मौजूद है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो उनके खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल खेलने के मौके मिलते हैं। किसी भी दूसरे मुल्क की मिसाल लेते हैं तो 500, 600 खिलाड़ी उनके एक साल में इवेंट खेलते हैं, तो हम 8 से 10 खेल पाते हैं। तो अगर हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट रखी जाए तैयारी के लिए, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में एक रेसलिंग एकेडमी है, जो मौके हैं फराहम किए जाने चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। असद, ईरानी पहलवानों के साथ थे फाइनल्स आपके, क्या वो ज्यादा तगड़े थे या फाइनल की तैयारी आपकी थोड़ी सी कम थी? क्या वजह क्या बनी जो फाइनल जो है वो हम नहीं जीत सके? 5 पहले मुकाबले जीते जी। फाइनल फाइट बहुत अच्छी हुई। इससे पहले हमने 5 कंपटीशन मुकाबले जीते, जिनमें नेपाल, वियतनाम और इंडिया, चाइना और कंबोडिया था, और उसके बाद हमारी फाइनल फाइट हुई वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छी हुई। राइट। तो इनाम, वैसे बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देख रहे हैं हम आप के दरमियान, और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने साथी को, आप जब बाहर जाते हैं टीम में बनाकर तब भी ऐसे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेसलिंग की बात करता हूँ और अल्लाह का बड़ा खास करम है कि मैं पाकिस्तान का पहला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रेसलिंग का मुंतखब हुआ हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी रहा है। तो हमारा जो सबसे जो जरूरी काम होता है वो यही होता है कि हम खिलाड़ियों को एजुकेट करें, हम खिलाड़ियों के कैंप लगाएं, उनको मौके फराहम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 माह हमने कैंप लगाया। फिर यहाँ पर जिस तरह हमारी फाइट्स आ रही थी तो तैयारी में ही हमने इन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया हुआ था। हम उनके वीडियो एनालिसिस करते थे कि कौन से खिलाड़ी का कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस पर हम काम करते थे। और उसी वजह से अल्लाह ताला ने खास करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 फाइटें मैंने जीती हैं, 5 ही फाइटें असद ने जीती हैं। तो ये एक मुकम्मल टीम वर्क है जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमें की तरफ से आप दोनों का बड़ा शुक्रिया। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनाम भट्ट और असदुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब। आइए देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। और बात किताब पर ही करेंगे, लेकिन किताब के कि जब से किताब से रिश्ता हमारा कमज़ोर हुआ है तो हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं कि जो ज़वाल का शिकार हैं। और किसी भी फील्ड की जानिब जाएं, चाहे आप लिटरेचर की तरफ जाएं, यानी शायरी की तरफ जाएं,
ताज़ा ख्यालात की तरफ जाएं, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, लोगों के लिखने के हवाले से जब हम देखते हैं, या बहुत सारे यानी इजहार के कोई भी तरीका है, आर्ट की कोई भी फॉर्म है, उसके अंदर आपको काफ़ी यानी जवाल की वो चीज़ें इसलिए नज़र आती हैं कि शायद वो किताब से जो रिश्ता कटा हुआ है कि यानी ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ बनाया करता था, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है यानी हम किताब से एक मुकम्मल तौर पे नॉलेज स्ट्रक्चर बनाते थे, वो जो नॉलेज स्ट्रक्चर है वो मफकूद हुआ है। लेकिन कई ऐसे शायर हैं जिनको पढ़ते हुए आपको मालूम होता है कि नहीं, इनका पूरा पस मंज़र जो है वो बहुत भरपूर है इल्म के हवाले से। मेरे पास आज ऐसी एक मेहमान है, सोहेब मुगीरा सिद्दीकी, आप जानते हैं बहुत ही अच्छे शायर। बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। वकार भाई आपका शुक्रिया, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस रील्स की मारामारी में आप जैसे लोग मौजूद हैं जो किताब का दुख समझ रहे हैं और किताब की बात कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि एक जो लोग हुआ करते थे ना, जो किताब पढ़ने वाले लोग थे, वो आज भी जिसने किताब पढ़ी हुई है, मतलब कुछ यानी बचपन से ही अब उसको किताब का एक रसिया रहा है और फिर उसने मुख्तलिफ उलूम मुख्तलिफ जुगों पे किताबें पढ़ता रहे, यानी जो आपका सिलेबस है उससे हट के, वो पूरी शख्सियत ही जुदा होती है और वो तारुफ करा देती है कि ये किताब पढ़ने वाला आदमी। इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, पूरा एक आपको स्ट्रक्चर, नॉलेज स्ट्रक्चर नज़र आता है। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी नज़र आती है। अब ये बताइए कि ये जो शायरी के अंदर भी हम एक चीज़ों को देखते हैं कि एक ज़वाल पजीर हैं, वो बड़ा आइडियाज़ या वो चीज़ें नहीं आ रही, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इस फील्ड में भी ये वजह इसी वजह से हो कि मतलब किताब से कटने का मैं बिल्कुल आपकी ना सिर्फ इस बात को इंडोर्स करता हूँ। ये जो इन्हतात है, देखिए किताब कोई खुदा न खास्ता हमारा तासुब नहीं है किताब की तरफ, सिर्फ अच्छी नहीं लगती, इट वाज डूइंग समथिंग वेरी बेनिफिशियल टू समवन हु राइट्स। लिखने वाले आदमी के साथ वो क्या ब्लेसिंग कर रही थी। नंबर एक जो मुझे लगता है, किताब एक लंबी अटेंशन का जर्नी होता है। आपने एक चीज पढ़ना शुरू की है, अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते बाज़ औक़ात एक ही मौजू है, आपका फोकस बनना शुरू हुआ है, आप एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम के अंदर एंटर हुए, रादर देन कि एक रील है जो 30 सेकंड में आप स्क्रॉल कर देंगे और बाद में रूटीन भी नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर आपको क्या क्या चीजें सिखाता है? पेशेंस सिखाता है आपको मेंटल पेशेंस सिखाता है, आपको आराम से ध्यान से सोचने के काबिल बनाता है, आपकी मेमोरी और रिटेंशन बढ़ाता है। मैं मतलब डेफिनेटली हम सब कुछ ना कुछ हिस्सा रील्स में कंज्यूम कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी का। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप और मुझ समेत हर वो शख्स जो हमें देख रहा है, पिछली 10 रील्स का कंटेंट याद नहीं होगा, लेकिन पिछली 10 25 साल पहले पढ़ी वो याद, 25 साल पहले आपने किताब पढ़ी आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसके साथ आपका वक्त गुजरता है, मैं तो उसको रोमांस कहता हूँ, वो जो आप किताब के रोमांस में दाखिल होते हैं और कई दिन आप उस सिस्टम के अंदर रहते हैं। अच्छा, इसी बात को सिर्फ मैं एक, फिर आप आगे बढ़ाइएगा बात को। आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब में डेफिनेटली आप एक स्ट्रेस भी नहीं है, कोई किसी तरह आपकी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है क्योंकि आप किताब में हैं। मतलब इसमें तो है ना कि आप एक रील देख रहे हैं, कुछ भी है, एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है, इधर से कोई और चीज़ आ रही है, इधर से मैसेज आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं, उधर टीवी भी लगा हुआ है। किताब जब आप पढ़ रहे होते तो सिर्फ आप किताब है, क्योंकि मौजू भी एक है और वो जिस तरह आपने कहा है उसमें अगर कोई नावल है या कोई भी फ़लसफ़े की कोई भी किताब, उसमें कोई फ़िक्र की गहराई है, कोई फ़िक्र की बात है जो कि साहिब किताब ने की है, आपके पास वो टाइम भी मौजूद है जहाँ पे आप उसकी फ़िक्र को तो देख रहे हैं या जान रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आपका अपना एक थॉट प्रोसेस भी चल रहा है इंडिपेंडेंट, और जाके आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं, उसकी फ़िक्र, अपनी भी फ़िक्र, और करके एक नई चीज़। देखिए वो जब हम स्टूडेंट थे ना, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारा एक मुकालमा हमारे असातिज़ा के साथ रहा बहुत, और वो बात हमें वक्त के साथ साथ अपने असातिज़ा की समझ में आई है। हम ज़रा यंग थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज़रा इंडोर्स किया करते थे। हमें हमारे एक उस्ताद थे डॉक्टर मेहदी हसन साहब के, आप जानते ही होंगे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपकी यादाश्त का वो हिस्सा जो आधा आपके बाहर तख्लीक हो और आधा आपके अंदर तख्लीक हो, वो हमेशा रहता है। किताब में हमें तस्वीर नज़र नहीं आती, किरदार हम अपने दिमाग में तख्लीक करते हैं। हम नाम पढ़ते हैं और मंजरनामा अपने दिमाग में, हम पार्ट ऑफ द प्रोसेस होते हैं। अरे सोहेब भाई, जब हम टार्जन की कहानियां पढ़ते थे तो क्या टार्जन का जंगल नहीं तख्लीक करते थे? हम छोटे से बच्चे थे लेकिन विजुलाइज करते थे वो जंगल ऐसा होगा, टार्जन ऐसा होगा। वो अब वकार भाई देखिएगा, रील में जंगल बना बनाया आपको दिखा, तो किसी का जंगल है, जिस वजह से मुझे लगता है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए जिम होती है ना, कि आप जिम करते हैं आपके मसल निकल आते हैं,
इंसानी दिमाग के लिए किताब एक मेंटल जिम का काम करती है। इमेजिनेशन वो आपसे इमेजिनेट करवाती है, इमेजिनेशन आपकी बनाती है, और इस वजह से उसका आपकी शख्सियत पे भी असर पड़ता है, आपके बोलने पे असर पड़ता है, आपके लिखने पे असर पड़ता है, आपके सोचने समझने, यू बिकम समवन मोर इमेजिनेटिव एज कंपेयर टू जो आदमी किताब नहीं पढ़ रहा। तो मुझे लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ा गैप आया, लेट मी से इट, आप देखेंगे कि हमारी शायरी का जो रुख है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा स्क्रीन नुमासा होता जा रहा है। ऐसे ही, क्या खूबसूरत है। देखिए जो पहले वाली किताब थी उसमें लेयर्स ऑफ इमेजिनेशन आपको ज्यादा मिलेंगी। पहले की मतलब बहुत सारी शायरी जो हम पढ़कर बड़े हुए हैं, फैज साहब तक और पीछे तमाम जो हमारे शायर हैं, उनमें आपको लेयर्स बहुत मिलेंगी। अब आपकी शायरी यकजहती होती जा रही है। आप इकबाल या फैज या किसी बड़े शायर को ले लें, वो जिन आप लेयर्स की बात करें, फैज को खंगालिए ना, रूमी से लेके और फिर वेस्टर्न फिलॉसफी से लेके फिर अरेबिक से लेके, और फिर कितनी लेयर्स हैं, और हर लेयर्स के अंदर एक मैस्ट्रो की कैफियत है, और फिर जाके एक चीज बना रहे हैं। इकबाल के भी ये होता है फन, और इस फन के लिए ये जो जिम जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब तक कसरत दिमाग की नहीं की गई होगी, वर्जिश प्रॉपर नहीं की गई होगी, आप उस सतह तक पहुंच नहीं पाएंगे। दुख ये है कि हमारा आज का शायर, मैं भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये दुख बजा है कि हमारा शायर उस किताब से उस तरह से वाबस्ता नहीं है, उस जिम में नहीं जा रहा जहाँ उसे जाना चाहिए था इस मैदान में कूदने से पहले। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में पॉइंट आता है वो ये है कि जो ह्यूमन को समझने था, ये ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग थी। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि जो एम्पैथी जिससे डेवलप होती है, जिसमें मैं आपको समझता हूँ कि आपने मेरे साथ कोई हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपने मेरे साथ कोई बदजुबानी की है, और एक इंटेलिजेंस का लेवल ये होता है जहाँ पे मैं आपकी बदजुबानी को समझ कुछ नहीं रहा, यानी मैं कोई फील नहीं कर रहा कि मुझे कोई बुरा फील नहीं हो रहा, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये वजूहत है, ये वो जबर है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। ये जो इंटेलिजेंस थी, ये वो जो लेवल था जिसमें ह्यूमन को दूसरी ह्यूमन को समझना, एम्पैथी, ये वो तमाम चीज़ें, ये तब तक नहीं डेवलप हो सकती जब तक कि किसी बड़े नावल के अंदर एक जो सिचुएशंस डेवलप होते होते राइटर एक ख़ास सतह पे लेके जाके पंच लाइन मारता है, वो चाहे मंटो है चाहे कोई भी है, वो आपके अंदर इनेट आपकी शऊर, कला शऊर का हिस्सा हो जाता है, और उसके बाद चाहे वो कैरेक्टर्स आपको भूल जाएँ, चाहे आपको हो सकता है प्लाट भी खदोखाल 25 साल बाद भूल जाए, लेकिन शख्सियत का तो हिस्सा बन गया ना, शख्सियत का हिस्सा बन गया। इस पे मैं आपको बड़ी ही दिलचस्प आपने बात की है, एम्पैथी के डेवलपमेंट। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि एम्पैथी एक रीसेंट बिहेवियर है, यानी एवोल्यूशन में जो रीसेंट होता है वो भी कई सौ सालों से। अच्छा, ये रीसेंट बिहेवियर आने के इस बिहेवियर के मंजर आम पे आने के पीछे की कार्रवाई क्या है, इस पर कुछ रिसर्च पेपर्स भी छप चुके हैं, इस पर कुछ किताबें भी मार्केट में आ चुकी है। इवन हरारी ने इस पे बात की, रिचर्ड डॉकिंस का इस पे बड़ा काम है। उन्होंने एम्पैथी की जो डेवलपमेंट और लिटरेचर की उसमें कंट्रीब्यूशन की बड़ी तफसील से बात की है। ये जो अभी आपने बात की कि जब तक हमारी जिंदगियों में कहानियां नहीं थी, जब तक हमारी जिंदगियों में अफसाने नहीं थे, डिटेल और तफसीलात नहीं थी, हमने किसी दूसरे कैरेक्टर के शूज में अपने पाँव डालकर उसकी कैफियत को समझा नहीं था, एम्पैथी का इमोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। द डे लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बाद हम लोगों ने कहानियां बनाना शुरू की, हमने लिटरेचर बनाना शुरू किया, हमने दूसरे के जूते में पाँव रखकर मंजरनामा देखना शुरू किया, जैसे कि दोस्तोयेव्स्की क्राइम एंड पनिशमेंट में भी ये बतौर टेक्निक इस्तेमाल करता है आपको रियलाइज करवाने के लिए कि आप कितने डिफरेंट होते हैं। अब वो दोस्तोयेव्स्की के नॉवल को पढ़ना शुरू कर तो वैसे ही भाग जाते हैं लोग, कितना बड़ा ब्रदर कामाज़ोव आप देखे हो, लेकिन उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर से कत्ल करवाया। कैरेक्टर को कत्ल करवाने से पहले, इस कत्ल की पूरी वारदात से पहले आप कैरेक्टर के साथ इमोशनली अलाइंड होते हैं एंड यू आर कन्विंस्ड ऑन द आइडिया कि ही शुड किल दैट लीडर। रास्कलनिकोव, बिल्कुल यूटिलिटेरियनिज्म का पूरा आइडिया कि और वो तमाम लॉजिक्स जितनी भी दलाइल हैं उसको कत्ल करने के, वो तमाम उसके पास मौजूद हो। बट यू रिमेंबर द वे ही फ्लिप्स द सीन, जब आप एक बार इस कैरेक्टर से बाहर निकलकर एम्पैथी के साथ उस कैरेक्टर को एक दफ़ा इमेजिन करते हैं जो कत्ल होने वाला है, तो आपकी सूरत हाल बदल जाती है, और वो इमोशनल प्रोसेस आपके अंदर एक दफ़ा होता है जो आपको दरअसल उस इंसान में तब्दील करता है जो लार्जर देन लाइफ सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि जो क्राइम एंड पनिशमेंट जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा, दोनों के सोचने समझने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। हो भाई, जिसने ब्रदर कामाज़ोव पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा, मतलब ये है कि वो देवसाई के बारे में ना एक तार साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग आए हैं, एक वो जिन्होंने देवसाई देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। तो मुझे ऐसे लगता है दुनिया में दो तरह के लोग आए हैं, एक ने जिन्होंने ब्रदर कामाज़ोव पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा। बहुत बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे मैं आज सुबह ही किसी से बात कर रहा था कि हमें ये मालूम था कि झूठ जो है वो एक इखलाकी बीमारी और इखलाकी बुराई है, और हमेशा से हम इसको इखलाकी बुराई समझते रहे, और हमें कहा जाता रहा बचपन से कि झूठ नहीं बोलना, ये तमाम चीज़ें ठीक, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं
और पूरा पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से इंसान को डिस्टॉर्ट करता है, यानी लाइंग जो है, और उसकी जो फॉर्म्स हैं, और उसमें जो अबव वॉल, वो कहते हैं अबव वॉल डोंट लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलो, यानी सबसे बदतरीन फॉर्म है। कैसे झूठ जो है, जिसको हम बेज़र झूठ कहते हैं, वो एक वेब तश्कील करता है। कैसे आप वेब के अंदर जाते जाते रियलिटी से इतने डिटैच हो जाते हैं, इतने डिटैच हो जाते हैं कि जब आप फिर गुफ्तगू करते हैं तो जो रियलिटी के पास खड़ा हुआ बंदा है वो उसको समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है। और ये जो फ़र्द है जो रियलिटी से बहुत डिटैच है और अजीब-व-गरीब गुफ्तगू कर रहा है, इस पे आज हमारी 95% ज़्यादा पॉपुलेशन खड़ी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप नेक्स्ट हम एक सेगमेंट, बल्कि कई सेगमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एक सेगमेंट हमने ब्रदर कामज़ पे करना है या क्राइम एंड पनिशमेंट पे करना है। आई वुड लव टू। और वक़ास भाई, यकीन मानिए मैंने जैसे आते आपको जो मुबारकबाद दी ना, वो मैंने यकीनन बड़े दिल से दी थी। वो जो कंटेंट की मारामारी जिस तरह की चल रही है, उसमें मेरे लिए तो ये बात यकीन मानिए किसी मौजज़े से कम नहीं है कि एक शख्स ऐसा भी है जो लिटरेचर की बात करना चाह रहा है स्क्रीन पे, एक शख्स ऐसा भी है जो किताब की, फिक्शन की, लिटरेचर की बात करना चाह रहा है। तो मेरे लिए तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। और मेरा ख्याल है कि ब्रदर कामज़ पे या क्राइम एंड पनिशमेंट पे या दोस्तोस्की की तमाम तहरीर पे एक सेशन तो बहुत ही कम है। इट रिक्वायर्स अ होल लाइफ। एक सेशन कम है। मैं बाकायदा सेगमेंट्स कर चुका हूँ। अच्छा, ब्रदर कामज़ पे मैंने कोई 6-7 सेगमेंट्स किए, क्राइम एंड पनिशमेंट पे 6-7 किए, लेकिन ऑफ कोर्स प्यास वो उधर की उधर ही है। तो ये प्यास जो है ये हम बुझाएंगे। शोएब मुगीरा सिद्दीकी जो है, इनको मैंने कह दिया है कि आएंगे और हमारे साथ जो है, उसकी वजह ये है नाज़रीन कराम के वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ नावल ऐसे होते हैं, बहुत कम मैं कह सकता हूँ कि जो इस तरह के नावल कि आपने किताब शुरू की है और किताब ख़त्म हुई है। किताब शुरू में जब आप अपने आप को आप देखते हैं तो आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्स थे, और बाकायदा आपको फ़ील होता है कि इस किताब पढ़ने के बाद मैं तब्दील हो चुका हूँ। यानी वो इस तरह की पावरफुल किताबें जो आपको मुकम्मल तौर पर तब्दील करती हैं। पहली दफ़ा कई चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरह समझ आती हैं जिनको आप बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। आपको आइडिया नहीं होता कि ये झूठ और गीबत और मज़ाहिब जो हैं इसके हवाले से क्यों इतने सख्त वाक़ हुए हैं। गुनाह कबीरा का जो तसव्वुर, वो तमाम मामलात, फिर जब आप वहाँ जाके देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा इसकी साइकोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन या पर्सपेक्टिव है वो ये है। सो शोएब मुगीरा सिद्दीकी को भी इन्वाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक अच्छी और खुशाइंद खबर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और चीनी खलाई इदारे ने अपने मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब कर लिया, जो चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले गैर मुल्की खलाबाज बनने का एजाज़ हासिल करेंगे। जब से यकीन करें ये खबर हमने सुनी है, हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुरम दाऊद को खलाई सफ़र की कठिन जो तरबियत है उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। दोनों जो खलाबाज हैं वो चीन में क़याम करेंगे, जहां वो खलाई सफ़र के पेचीदा जो मज़ीद मराहिल है उनकी तरबियत हासिल करेंगे। दोनों उम्मीदवारों का इंतखाब इब्तदाई, सानवी और हतमी मराहिल के इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मेयार पर पूरा उतरने के बाद किया गया है। और फिर ये जो तरबियती मराहिल है इनकी मुकम्मल तकमील के बाद इन दोनों में से यानी मोहम्मद ज़ीशान अली और खुरम दाऊद में से किसी एक खुश नसीब को हतमी तौर पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और आप इमेजिन करें कि वो पहला शख्स जो है जो स्पेस में जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, क्या मोमेंट होगा वो हम सबके लिए, और ख़ास तौर पर वो जब वो खैर खैरियत से वापस भी आ जाएगा। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को हैं। डॉक्टर साहब पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। अब मसला ये है कि स्पार्को इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इतने मिशंस भेज रहा है और इतने कामयाब मिशंस भेज रहा है कि हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बात कि ये बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी लीप है कि हमारे खलाबाज जो हैं स्पेस जा सकें, किसी स्पेस स्टेशन पे जाके तजर्बात कर सकें। जी पहली बात यह है कि इस का जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इनिशिएटिव है, और ये हमारा आपको याद हो कि ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान लास्ट ईयर, और उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है एक अपना एस्ट्रोनॉट जो है ना वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे वो भेजेगा, और ये पहला फॉरेन एस्ट्रोनॉट होगा जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे जाएगा। और इसके लिए जो पहला मरहला था जिसमें जो है ना इसकी सिलेक्शन का मरहला था,
और ये काफ़ी टफ़ मरहला था और उसमें हमें जो है ना मल्टीपल जो है ना इसकी टेस्ट किए गए हैं, जो एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में भी और लोकली इधर भी किए गए हैं। तो उसकी बेसिस पे ये सिलेक्शन जो है ना अमल में लाई गई है, जिनमें 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है ना अभी तक हमारे वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनमें अब नेक्स्ट उसका फेज़ जो है ना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उनकी जो है ट्रेनिंग का मरहला होगा। तो ये बेसिक अभी ट्रेनिंग करेंगे, 6 मंथ्स की इनकी ट्रेनिंग होगी और फिर मैं इन दो में से एक जो है ना एस्ट्रोनॉट वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने कहा कि हम क्या पूरी कौम बड़ी एक्साइटेड है इसके लिए, इसके साथ साथ क्या करना है हमारे एस्ट्रोनॉट ने वहाँ जाकर? कुछ माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं, वो करने हैं। ये स्टे कितनी देर का होगा और कब फिर वापसी होगी और जाना कब है, ये सारी चीज़ें भी ज़रा बताएं। इसमें ये है कि इसमें माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके अलावा फ्लूइड फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, मटीरियल साइंसेस के हैं, लाइफ साइंसेस के हैं और बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं। डिफरेंट डोमेन्स के एक्सपेरिमेंट हमने वो सिलेक्ट किए हैं। तो ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे, ये एक बेसिकली जो है ना एज ए पेलोड एक्सपर्ट जाएंगे और ये तमाम एक्सपेरिमेंट जो है ना उधर परफॉर्म करेंगे और इनका जो टोटल स्टे होगा 1 to 2 वीक्स का स्टे होगा। और उसमें जब ये जो है इसकी जो कंप्लीशन होगी, इसकी जो जाने की अभी टाइमलाइन है वो दिसंबर 2026 के से पहले है और उसके बाद ये 1 or 2 वीक्स का इनका वहाँ पे स्टे होगा। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ऑब्वियसली ये फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने हमारे मिशन कामयाब रहे हैं जो हम पहले भेज चुके हैं और कितने मिशंस आगे तैयार हैं पाइपलाइन में, इंक्लूडिंग ये जो एस्ट्रोनॉट वाला है? जी, इस देखिए ये तो पहला हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में पहला मिशन था। इसके अलावा जो दूसरे हमारे मिशंस हैं जिसमें सैटेलाइट्स के हैं और इस जो विजन 2047 के मुताबिक हमारे प्लान हैं और जिसमें अभी आपको पता है कि अभी हमने रिसेंटली एक सैटेलाइट भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अभी उसी का ही मैं जिक्र करने वाली थी कि ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अपना तीसरा हमने मकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट भेजा है खला में। जी, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और इसमें सबसे जो आपने देखा होगा कि हमारी जो रिसोर्स की मॉनिटरिंग थी वो हम पहले जो है रिसोर्स की मॉनिटरिंग करते थे दूसरे को किसी और से कंट्री से डाटा लेके। तो अब ये हम खुद जो है ना मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही साथ जो है ना इसकी जो है इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं इससे हम फ़ायदा उठाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस इससे फ़ायदा। जो ये है आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं उसकी तरफ आता हूँ। जो EO3 सैटेलाइट है ये इंडिजिनसली डेवलप सैटेलाइट है। इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट हमारे आगे प्लान हैं जो 2047 के विजन में है। और सिमिलरली एक और भी हमारा जो डीप स्पेस की एक्सप्लोरेशन का मिशन है जिसे हमारा ल्यूनर रोवर है वो भी प्लान है, वो 2028 में हमने वो जो है ना वो स्केड्यूल्ड है। अच्छा, हमारे लिए तो ये अली बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कोई चांद पर हमारा पहला पाकिस्तानी कदम रखने वाला है कि वो जा रहा है खलाई स्टेशन तक। हमें तो जब भी बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों पे तनकीद ज़्यादा हो कि हमें क्या नहीं आता, अब जो आता है उसका जिक्र करना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये जो कुछ सवाल आते हैं कि कितने मुश्किल होते हैं ये मिशन, लोगों को शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है और ख़ासकर जब बच्चे पूछते हैं आपको कि ये जो जहाज़ हैं वो क्यों नहीं स्पेस में जा सकते और ये रॉकेट क्यों जाते हैं, तो इन सवालों के जवाब किस तरह से दें? असल में देखें, ये मिशन जितने भी हैं बहुत चैलेंजिंग मिशंस होते हैं और स्टार्टिंग जो हमारा EO3 या इसकी जो लास्ट हमने इसकी पूरी एक सीरीज़ है इंडिजिनस डेवलपमेंट की। लास्ट 2025 जनवरी में पहला था हमारा सैटेलाइट, उसके बाद हमने Feb 2026 में इसी साल दूसरा और ये तीसरा सैटेलाइट था। तो इसकी तैयारी में बहुत सारी जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहले हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं डिज़ाइन में और डिज़ाइन के बाद जो है डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा जो आप कह लें जो चैलेंजेस होते हैं हमें फेस करने पड़ते हैं और फिर उस रिक्वायरमेंट्स को हम ट्रांसलेट करते हैं डेवलपमेंट के फ़ेज़ में। और डेवलपमेंट के फ़ेज़ में जब वो निकलते हैं तो हमारा जो है हर यूनिट जो है ना वो उसकी कंप्लीशन होती है, यूनिट डेवलप होता है और फिर उसकी इंडिविजुअल यूनिट लेवल पे टेस्टिंग होती है। सैटेलाइट में बहुत सारे यूनिट्स या मॉड्यूल्स होते हैं
जिसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, उसकी फंक्शनल टेस्टिंग होती है, फिर उसकी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद सिस्टम जो है ना पूरा सैटेलाइट एक इंटीग्रेशन के मराहिल से के अंदर आता है और फिर फाइनली जो है ना सिस्टम लेवल पे फिर फर्दर जो है ना टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें फंक्शनल भी होते हैं और इन्वायरमेंटल टेस्ट भी होते हैं। तो दिस आप कह लें कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो है ना इन चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया है और ये आपने देखा है कि हमने किस तरीके से सक्सेसफुली जो है ना तीनों मिशन जो है ना सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो जिस तरीके से भी हम अपने मकामी तौर पर तैयार करते सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपने कहा कि इससे बड़ी हेल्प मिलेगी हमें, किस तरीके से हमें मिलेगी हेल्प? जिस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जिस तरीके से अर्बन प्लानिंग और जो आफात हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प आउट कैसे करेगा? ये किस तरह से वो डेटा कितने टाइम में हम तक पहुँच जाएगा? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात है कि आपने ये देखा होगा लास्ट ईयर फ्लड की सिचुएशन हुई थी और इसमें फ्लडिंग में सबसे पहले ये होता है कि आपको देखना होता है कि किस तरह से एवैक्यूएट किया जाए और हमने हमारे जो सैटेलाइट डाटा की बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया और सिचुएशंस को जो है ना एनालाइज़ किया और उसकी बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट करके बताया कि कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है और एवैक्यूएशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो एवैक्यूएट विद इन आवर्स एवैक्यूएट कर लिया गया और उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस था कि पोस्ट फ्लडिंग के बाद जब सिचुएशन आती है कि उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है, वो भी बड़ी क्विकली कर लिया गया। सिमिलरली एग्रीकल्चर डोमेन में हमारा हम जो है ना क्रॉप्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो फार्मर्स हैं उनको कंटिन्यूसली बाखबर किसान जो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है ना हम उनको उनके मोबाइल फ़ोन्स पे जो है ना डाटा प्रोवाइड करते हैं और इन एडिशन टू दिस जो HBL की हमारी एक वो भी मैं बताना चाहूँगा कि HBL के साथ हम कोलैबोरेशन में हैं। हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, अपने डाटा की बेसिस पे क्रॉप्स की जो यील्ड एस्टिमेशन है वो देते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम बताते हैं कि इस जो फार्मर है ये इसको लोन की प्रोविजन या जो भी बैंक वो करेगा। तो इस तरह प्रोसीजर जो है ना वो बड़ा फास्ट हो जाता है, rather than कि आप वहाँ पे बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा अलग से करना और वैसे भी किसी और को दे दिया जाए किसी थर्ड पार्टी को तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको संभाल सकेंगे। आप लोगों का जो मिशन पर फोकस है वो मुतज़लज़ल है, वहाँ पर जो है वो हमें चाहिए कि उसको किसी न किसी तरह से सक्सेसफुल बनाएं और मिशन की तादाद में इजाफा करते चल जाएँ। डॉक्टर फयाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड वी विश यू एंड वी विश स्पार्को ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मिशन। ये दिसंबर में होने वाला है जनाब। हमारे जो खलाबाज हैं, खलानवर्द हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह दिसंबर में कामयाब रहेगा मिशन। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। PSL की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 160 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया, 16वें ओवर में ही पूरा कर दिया। उस्मान खान ने तकरीबन 35 गेंदों पर 64 रन बनाए हैं, जारहाना इनिंग्स खेली और मां सदाकत ने भी 64 रन बनाए हैं और वो नाकाबिल शिकस्त भी रहे। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से 1 मई को होगा। जीतने वाली टीम 3 मई को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए पर्टिनेंट गेस्ट सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल आप लोग मुझे नजर नहीं आए स्टेडियम में, मैं टीवी पे देख रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पहली बात आपसे ये करनी है, हमने कन्फेस करना है कि कराची ने तो बिल्कुल मायूस नहीं किया, लाहौरियों ने कर दिया। पता नहीं है लाहौर कलंदर नहीं पहुंची इस मरहले पे ये या फिर बाबर आजम को इंतजार कर रहे हैं संडे को लोग, दोनों चीजें हो सकती। बिल्कुल, हमें आखिरी दम तक पता नहीं था ना, जानते नहीं। मेरा ख्याल है एलिमिनेटर 2 आप खुद नहीं गए, आप लोग भी नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह हम लोग बाकी मैचेस, क्योंकि अब जो है मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है और अब फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 2 मैच रह गए अली बस। कैसा मैच देखा, कैसा जबरदस्त किंग्समैन जो है वो कम बैक कर रहे हैं और मुसलसल करते चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो शायद फाइनल ही ना जीत पाए। देखिए, किंग्समैन की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में वो टीम 4 मैच हार गई और जो पॉइंट्स टेबल था बिल्कुल नीचे आ रही थी। लोग बुरा भला कह रहे थे कि यार ये क्या 2 नई टीमें आई हैं, पिंडी और किंग्समैन, इवेंट का मजा खराब कर दिया। पिंडी ने तो खैर अपनी रिवायत बरकरार रखी, आखिर तक एक ही मैच जीते वो, लेकिन किंग्समैन जो ड्रामाई अपनी कारकर्दगी में तब्दीली लेकर आए वो एक जबरदस्त है, जिसकी वजह से अब वो 2 मैच दूर हैं टाइटल से। एक तरह से सेमीफाइनली आप समझ लें, जो फर्स्ट को खेला जाना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो जीत गए, फिर एक मैच और होगा। मतलब यहाँ तक आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो है। और
मानस लबोशेन बहुत ज्यादा तनकीद की जद में थे। शुरू में सब कह रहे थे यार ये कहाँ टेस्ट प्लेयर को कप्तान बना दिया, इसको तो T20 क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो साबित हुई चीजें हैं कि जो उनके ओनर हैं फवाद सरवर, उन्होंने जो फैसले किए थे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं गए कि बहुत बड़े नामों पे गए हों, लोकली बाहर के तो प्लेयर खैर आए, लेकिन फिर भी जो उनके प्लेयर थे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उनका मेन प्लेयर था जो करोड़ों रुपए में खरीदा गया था, साइम अयूब, उसने तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया, फिर भी टीम इतने आगे तक चली गई है, जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इसकी कही जा सकती है। और कल जिस तरह इन्होंने मैच जीता वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। उसी तरफ में आ रही थी सलीम खालिद साहब, वो जो उनकी ख्वाहिश थी वो हसरत बन गई तख्तो ताज पे कब्जा करने वाली। तो जिस तरह से ये सफ़र तमाम हुआ, क्या लगता है आपको मुल्तान सुल्तान्स ने ओपनिंग जोड़ी पर ही शायद इत्तेफाक किया हुआ था? नहीं, शुरू में स्कोर भी अच्छा था, लेकिन कहाँ जाकर चूक गए? कहाँ आपको लगा कि कुछ खामियां थी जो ना होती तो शायद मैच जीत जाते? देखिए, मुल्तान सुल्तान का जो मसला मुझे नजर आया, जो थ्रू आउट मैं लोगों से कहता फिर रहा था, जो हमारी आपस में भी डिस्कशन होती थी या टेलीविजन पे भी, कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने बेस किया अपनी ओपनिंग जोड़ी पे, साहबजादा और इस्मत। जब जब वो चले तो उन्होंने बड़े इजीली मैचेस जीत लिए। जब ये फ्लॉप हुए तो टीम को मसाइल हुए। अब देखें, कल आपने देखा इतना जल्दी आउट हो गए, उसके बाद इनकी बैटिंग लाइन सेट ही नहीं हो सकी। वो तो शान मसूद को हमें दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने बहुत गैर मामूली इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त बैटिंग की शान ने, और आखिर तक लेकर गए तो इतना स्कोर 159 तक भी इनका पहुंच गया। और ना एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद 100 से कम या 110 120 तक ये लोग महदूद रहे। जब आपकी एक खिलाड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शान मसूद की परफॉर्मेंस 69 रन बनाए। आपने जो ओपनिंग जोड़ी थी वो वाकई नहीं चली। फरहान ने 15, स्टीव स्मिथ ने 13 रन बनाए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक लंबी लाइन लग गई। 5 बैट्समैन इस तरह के थे जिन्होंने सिंगल डिजिट में जिनके फिगर्स थे, और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है वो रेत की दीवार साबित हुई उसके बाद। तो ये जो एक पैटर्न था, आपने बताया कि वो बैट्समैन की वजह से था, लेकिन बॉलर्स भी कंटेन नहीं कर पाए। कोई विकेट नहीं है, सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए, और जो बैट्समैन है वो ओपनर भी टिका रहा वहां पर। देखें, जिस तरह की पिच थी, जैसी कंडीशंस है, खासतौर पे PSL में हमने लाहौर में देखी, यहाँ पर बैटिंग आसान है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बनते देखे। वो तो कल ये लोग खेल नहीं पाए, वरना बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था कि पिच कोई बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि आपने इधर ही देखा होगा ना कि किस तरह से इन लोगों ने भी बैटिंग की। मास को आपने देखा आखिर तक खेलते रहे, उस्मान बड़े इजीली खेल रहे थे। इट्स मीन कि उनकी अपनी सुल्तान्स की बैटिंग में खामियां थी, वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इन लोगों ने तो बहुत हंसते खेलते हुए हदफ अपना हासिल किया है। और उस्मान खान को तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि PSL की तो वो ब्रेडमैन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल पाते, लेकिन PSL में जब भी वो खेलते हैं बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती है। इस बार भी उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, और लबोशेन जल्दी आउट हो गए थे लेकिन कोई असर नहीं लिया, मास खेलते रहे आखिर में। तो ये एक पॉजिटिव इनकी तरफ से चीज नजर आई किंग्समैन की तरफ से, कि इनके जो बैटर्स हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी लेना शुरू की। और हालिया जो उनकी फतुहात हैं, इनमें सबसे बड़ा किरदार उस्मान खान का ही है, जो बड़ी ही एक बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि एक मैच में जब बैटिंग कोलैप्स हुई तो उन्होंने बिल्कुल अपना गियर चेंज किया, और आखिर तक वो कोशिश की कि संभल के खेले। अच्छा, लेकिन किसी और ने वैसे कौमी टीम में तो वो चलते नहीं है, यहाँ पर चल गए। अब इसी बिना पर ना रख दिए जाए वापस के जी PSL में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं अगर हैदराबाद किंग्समैन की, तो इनके लिए तो 244 इनका हाईएस्ट अभी तक रहा है, वो पिंडीज के खिलाफ जो स्कोर था। जिस फॉर्म में ये इस वक्त टीम दिखाई दे रही है, 260 तो इनके लिए मुझे लगता है आराम से ये कर लेंगे। और ख़ासतौर पर अगर लाहौर की पिचेस की बात करें तो वो तो ज़्यादा स्कोर देती हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो दूसरा एलिमिनेटर है जिसमें किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुकाबला करना है, इस मैच में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इनके जो बॉलर हैं मोहम्मद अली, हुनैन है, आकिफ है, खासतौर पे मोहम्मद अली की अगर हम बात करें तो ये कोई इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन अगर हम टूर्नामेंट में देखें जो टॉप बॉलर्स उनमें शामिल हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपकी बॉलिंग लाइन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हुनैन यंग लड़का है,
लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगले मैचों में भी इनसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा सकती है। लेकिन 260 तो खैर बहुत ज्यादा आपने बता दिए, तो किंग्समैन वाले सुन रहे होंगे, बोलेंगे ये कहाँ फंसा रही है हमें, इतने रन कौन 210 कह रही हूँ मतलब। अच्छा, आपने वैसे बात की इसकी, आपने बात की ये बैट्समैन चल रहे हैं जो इस वक्त, आपने कहा कि वो ब्रेडमैन उस्मान खान जो है ब्रेडमैन के मुतरादिफ हैं, तो आप बाबर आजम को क्या कहेंगे? वो पीएसएल में वो भी परफॉर्मेंस इस तरह से करते हैं, कौमी टीम में थोड़े से मुश्किल में दिखाई देते हैं, और अगर हम हाइपोथेटिकली सोच लें कि किंग्समैन का मुकाबला होता है ज़ल्मी के साथ और उसकी पिच लाहौर होती है, तो बाबर के लिए भी बड़ी फेवरेबल है वो। नहीं, मैंने ब्रेडमैन नहीं कहा। आप इस तरह से कहेंगे ना, कोई क्लिप बना के अगर लगा देगा तो लोग मुझे बोलेंगे यार देखो 2 इनिंग के बाद उस्मान को कहाँ मिला। मैंने मजाक में एक बात बोली कि जब वो पीएसएल में बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेडमैन है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो बेचारे बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाबर की भी यही मिसाल है। लेकिन हमें पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, खास तौर पे जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पीएसएल एक लीग है, डोमेस्टिक लीग है हमारी, जिसमें हम फॉरेन प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ पर सब कुछ अलग है, सारी चीजें, बाउंड्रीज आपने देखा होगा, छोटी अली भी जाके खेलने 2-4 छक्के लगा दे, तो वो एक अलग माहौल है, एक अलग माहौल होता है। मैं ये नहीं कर रहा कि डिस्क्रेडिट किसी को दे रहा हूँ कि नहीं, वो बहुत अच्छा समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं सलीम खान साहब। अच्छा, ये राइट, मास सदाकत की परफॉर्मेंस पर क्या कमेंट करेंगे, और अभी तक पीएसएल का ऐसा कौन सा यंग टैलेंट है जो आपको लगता है कि इसको कौमी टीम में शामिल किया जाना चाहिए? वैसे तो इस तरह से नहीं किया जाता, इतनी जल्दी अगर प्लेयर रख लिया जाए तो फिर बाद में बहुत सारे मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसकी जगह जो है वो बनती है कौमी टीम में? देखिए, समीर मिन्हास ने अच्छा परफॉर्म किया, माज ने अच्छा परफॉर्म किया, और नए ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि किसी प्लेयर को पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप नेशनल टीम पर लेके आए। इन लोगों को खेलने दें, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको खेलने दें, परफॉर्म करने दें। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाए फिर इनको नेशनल टीम में लेकर आए। माजी में भी हम यही गलती करते रहे हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस से, क्योंकि देखिए पीएसएल के मैच आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो वो लड़के नजरों में ज्यादा आ जाते हैं, तो उस वजह से हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है, इसको ले आओ। फिर बेचारे जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हमें बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होना चाहिए इन परफॉर्मेंस की। वैसे जो मैंने नाम लिए लड़के ऐसे हैं जो जूनियर लेवल पे भी परफॉर्म करते चले आए हैं, इनको और थोड़ा खेलने दें। जब ये खेल लें, सिस्टम से रगड़े खा लें, इनको पता लग जाए, उसके बाद इनको कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका दें। कबल अज वक्त अगर हम लेकर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जैसे माजी में हमने हैदर अली का देखा या उस्मान खान। किल्लत है सलीम भाई, नहीं तो आपसे पूछता कि फिर साइम अयूब का क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और सारी पीएसएल की सूरत हाल आपके सामने, एलिमिनेटर मैचेस हो रहे हैं, जाकर स्टेडियम्स में देखें, घर बैठकर उतना मजा नहीं आएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो उसकी बात करना भी ज़रूरी है। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है रियान पराग, ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पकड़े गए हैं, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय खिलाड़ी को मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए देखा जा सकता है। तो ये वायलेशन है जो उनका 2019 का कानून है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हवाले से, उसकी वायलेशन है, लीगल मामलात हैं इसमें, और उनको इसके ऊपर सजा भी हो सकती है। एग्जैक्टली। और जनाब इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।